बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद उमर गर्देदी। काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो एक हालिया एक हॉट इशू है, अय्याज सादक के बयान को लेके जो इस वक्त एक सियासी हंगामा आराई पूरे मुल्क में है। उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएम में भी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं अय्याज सादक के बयान को लेकर। आज लाहौर में भी अय्याज सादक के बयान के बाद पोस्टर आवेदन किए गए हैं। अय्याज सदक के बयान पर हाफिज हुसैन अहमद, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के एक सीनियर अहदेदार भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को आस्तीन का साम करार दिया। और अय्याज सदक के इसी बयान को लेते हुए इंडियन मीडिया ने जो शोर शराबा मचा के रखा हुआ है, और इसी अय्याज सदक के बयान को कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि भारत का मीडिया बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की जो बातें कर रहा है, प्रोग्रामात कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुस्तफ़ा हुसैन खान साहब, जो कि सीनियर तजिया नगार हैं। मुस्तफ़ा खान साहब, आपको सबसे पहले हम खुशामदीद करते हैं अपने स्टूडियो में। आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है उमर साहब। जी मुस्तफ़ा साहब, आज कल ये जो दो चार दिन से एक इशू बड़ा हॉट चल रहा है अय्याज सादक के बयान को लेके, और फिर दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जो शोर शराबा कर रहा है। फिर फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया कि हमने हिंदुस्तान को पुलवामा हमले के बाद घुस के मारा, लेकिन इंडिया ने उस बयान को इस तरीके से पेश किया कि पुलवामा हमला जो है वो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया है, जो कि इंडिया का बयानिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अय्याज सादक साहब के जो बयान पे आप क्या अपनी राय देंगे, क्या तजजिया देंगे कि क्या चल रहा है ये नून लीग की तरफ से और नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ बयानिए जो सामने आ रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान खुश हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में गम गुस्से का इजहार हो रहा है। और जो पाक फौज के अगेंस्ट भी मुसलसल बयानिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत शुक्रिया उमर साहब। तो अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट में, नहायत ही इस पर मजम्मत करना जो है वो नहायत ही कम तस्वर किया जाएगा। ये इसकी मजम्मत बनती नहीं है। ये मजम्मत के काबिल बयान नहीं है कि मजम्मत की जाए। और ये ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है कि इस पर माफी भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस टाइम ये मुल्क की सालमियत का मसला है। उन्होंने मुल्क की सालमियत के दाव पे लगा दिया है। और मैं तो हैरान हूं कि अयाज सादिक साहब जैसे मजेब सियासतदान, जो कि इस पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, और वो स्पीकर होने के नाते उन्होंने इस किस्म का जो बयान दिया है, ये जहन मानने को तैयार नहीं है कि अयाज सादिक साहब इस किस्म की स्टेटमेंट दे भी सकते हैं। आखिर इस चीज से बड़ी एक हैरानकुन बात है कि ऐसी स्टेटमेंट आजाद सादिक साहब से तवक्कुआत नहीं की जा सकती थी, जिन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। नवाज शरीफ साहब जो अपने जलसों में जो खिताबात कर रहे हैं, वो एक सियासी इशू पर बात करते हैं, वो वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। वो अफवाज पाकिस्तान या वो हमारे अदारों को सिर्फ सियासत की हद तक इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे वोट को चोरी किया गया, इमरान खान सिलेक्टेड हैं, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मगर अयाज सादिक साहब ने तो वो बात कह दी है कि जैसे ये तो मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने एक क्या कहते हैं मसला पैदा कर दिया है। और इस पर मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त किस्म के एक्शन ले लेना चाहिए अभी तक। और ये जो बातें उन्होंने कर दी है पार्लियामेंट में, ये बातें करने वाले बनती नहीं है। सियासी जो कश्मकश होती है वो अपनी जगह होती है। सियासत में आप अपनी मुखालिफ पार्टी को एड्रेस कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी को एड्रेस कर सकते हैं, मगर जो अदारा, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अदारा, जो हमारा इस मुल्क की सलामती का सबसे बड़ा अदारा फौज पाकिस्तान, जिनकी वजह से आज ये मुल्क पाकिस्तान कायम है, जिनकी वजह से मुल्क की सलामती कायम है, उनके ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा देना, ये गद्दारी से, इस गद्दारी से कम नहीं होगा। और इसकी सजा वही होनी चाहिए जो एक, जैसे ये इंडिया का पायलट को इन्होंने गिरफ्तार किया, और जैसे कलभूषण सिंह। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ उमर साहब। वो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारे जो आर्मी चीफ साहब आए तो उनके जनाब माथे पसीना था, उनकी लातें कांप रही थी। तो मेरा सवाल अयाज सादिक साहब से ये है कि अगर ऐसी बात होती तो कलभूषण को अभी तक क्यों नहीं रिहा कर दिया हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने?
अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान इतनी कमजोर होती तो आज दिन तक कलभूषण क्यों हमारे कब्जे में है, जबकि इंडिया खुद आलमी अदालत में गया है। पाकिस्तान हर सतह पे पाकिस्तान ने कंडम किया और पाकिस्तान ने कलभूषण को इंडिया के हवाले करने से इनकार किया, जिसके बाद इंडिया जो है ना आलमी अदालत में गया है इंडिया। और अगर पाकिस्तान की अफवाज इतनी कमजोर होती तो कलभूषण को भी इस पायलट की तरफ के हवाले कर देती। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठी तोहमत लगाई है यार सादिक ने। सियासतदानों को चाहिए मुल्क में सियासत को जमहूरियत की तरीके से इस्तेमाल करें, जमहूरियत का खेल खेलें, मुखालिफ पार्टी पर तनकीद करें, उनकी पॉलिसी पर तनकीद करें। वो अपने साथ अगर धांधली नहीं हुई है तो उस पर तनकीद कर सकते हैं, मगर खुदारा अफवाज पाकिस्तान को इस किस्म के इल्जाम लगाकर और दुश्मनों को ताकतवर करके इनकी क्या तासुर देना चाहते हैं। आज आप देखें जो मुहब्बे वतन सियासतदान हैं उन्होंने आज इसका रिएक्शन दिखाया है। आप देखें हाफिज हुसैन अहमद साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और मुस्लिम लीग के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर दी है। अपनी पार्टी के वजीर दफा जो अब्दुल कादिर बलोच साहब उन्होंने मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस पाकिस्तान का सियासतदान पॉलिटिशियन जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, जो इस पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, वो अपनी नून लीग को खैर बात कर देगा, उस नून लीग से वो अपना किनारा अख्तियार कर लेगा। जी मुस्तफा साहब, अयाज सादिक साहब के बयान के बाद जो इतनी जो शदीद तनकीद की गई है पाकिस्तान आर्मी की जानब से भी ये कहा गया कि मतलब पाकिस्तान आर्मी इस बयान के बाद गम गुस्से का शिकार है कि क्योंकि जिस तरीके से कुलभूषण वो अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी ने गिराया था और चैलेंज देके गिराया था दिन की रोशनी में, जब भारत ने बालाकोट में हमला किया, एक कौवा गिराया, चंद दरख्त गिराए और फिर उसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, तो उसके अगले दिन जब मीटिंग कॉल की गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कोर कमांडर इजलास बुलाया गया और फिर हाई कमांड की जो एक मीटिंग कॉल की गई थी, उस पे उन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान, भारत ने अब दोबारा से इस तरह की गलती की तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। उसके अगले ही दिन दो जहाज गिराए, फिर अभिनंदन को पकड़ा, उसको कैसे चिपेड़े लगी, फिर यहाँ पे उसको थप्पड़ मारने के बाद उसको यहाँ पे बुलाया, चाय पिलाई, उसे इतराफ करवाया और उसके बाद फिर जज्बा खैर सिगाली की तहत उसको जो रिहा किया। तो उसका भारत आज भी इतराफ कर रहा है। भारत के खुद जो अपोजिशन की जमात है वो इतराफ कर रही है कि पाकिस्तान का ये एक अच्छा इकदाम था। मोदी सरकार गिर चुकी थी, पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो चुकी थी। अभी भी अयाज सादिक अपने इस बयान पे डटे हुए हैं कि मैंने जो कहा है मैं वो सही करा। और वो ये बात कह रहे हैं, जाके मौलाना फजल रहमान साहब के पास आज गए और वहां पे मौलाना असद महमूद, मौलाना समीउल्लाह और जो JUIF का जो दीगर वफद था उसमें फिर ये नून लीग के वफद में राना सनाउल्लाह मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे। तो इनको मौलाना साहब ने ये कहा कि किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि वो गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दे किसी भी सियासतदान को उठ के। तो ये PDM का जो बयानिया जा रहा है तो ये पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं जा रहा। उमर साहब और मुझे बताएं, और गद्दारी किसको कहते हैं? आप अपने दुश्मन मुल्क को खुश करने के लिए आप अफवाज पाकिस्तान को आप उनके तस्दीक कर रहे हैं, पार्लियामेंट में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अपनी 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 जो अफवाज पाकिस्तान को आप ये साबित करें कि हमारे अफवाज पाकिस्तान कमजोर है। अफवाज पाकिस्तान जो है उस टाइम उनकी पोजीशन पायलट गिरफ्तार होने के बाद ये हो चुकी थी। मुझे बताएं और किसको गद्दारी कहते हैं? दूसरी बात मैं कहूँ, सोशल मीडिया पे ये बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान और मैं अपने सिपा सालार के लिए ये कहने की मुझे कोई हर्ज नहीं कहने में कि ये जो अयाज सादिक ने बयान दिया है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के पसीने आ गए, उनसे कहीं काम गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टाइम नरीना मोदी की जो है उसकी धोती खुल गई थी, पसीने उसके माथे पे आए थे। ये मैं आपको बता, अयाज सादिक साहब उल्टी बात कर गए। मैंने बार मैंने कह दिया हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है वो दुलेर है, हमारे अफवाज पाकिस्तान मुसलमान फौज है, हमारी अफवाज पाकिस्तान के पास ईमान का जज्बा है और अफवाज पाकिस्तान ये अकेली नहीं है। खुदा की कसम, पाकिस्तान की फौज 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की फौज है। इंडिया की ऐसी की तैसी, हम इंडिया के दांत कटे कर देंगे। अयाज सादिक जैसे गद्दार, मुस्लिम लीग जैसे गद्दार, इनको उठा के सड़क से बैग फेंक दें, इनको इंडिया के हवाले कर दें, इनको बाहर फेंके। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको किस सियासी जमात के तौर पर इनको कायम रखा हुआ है? ये सियासी जमात के काबिल नहीं है, पाकिस्तान की शरीयत के काबिल भी नहीं है। इनको भेज दे अपने उस लीडर के पास लंदन में भागा हुआ है, मुल्क की करप्शन करके, जो आवाम का पैसा खा के मुल्क को इसमें महफूज करके भागा हुआ है। इन लीडरों को उठा के इनको जाके इंडिया के हवाले कर दें, ये जाके उनके सामने नरेंद्र मोदी के बगल में जाके बैठ जाएं। इनको हक नहीं है पाकिस्तान में रहने का। या हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं,
22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की फौज। इंशाअल्लाह अब पूरी कौम आवाज पाकिस्तान का खड़ी है। हम इंडिया के 10 इंडिया भी आ जाएं, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम इसराइल का मुकाबला करना भी जानते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारी फौज, हमारे सिपा सालार, हमारे फौज के सफाई, हमारे फौज के जनरल इस टाइम अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है, हुसैनी किरदार के हैं, वो दुश्मनों को मारना भी जानते हैं, वो दुश्मनों को लटाना भी जानते हैं और वो सब कुछ देना जानते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान अमन का दर्ज देता है। हमारे पाकिस्तान फौज, हमारे इदारों ने सिर्फ वायना मादे की खैर मकदम किया है, यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो है उसका खैर मकदम किया है। हमारी फौज पाकिस्तान, हमारे इदारों ने कभी वायलेशन नहीं किया। ये इंडिया, ये नरेंद्र मोदी जो वायलेशन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन का भी, जो वायलेशन कर रहे हैं वायना मादा का भी, ये दहशतगर्द है, ये आलमी दहशतगर्द है। बहुत ज़बरदस्त बात की है मुस्तफा साहब आपने कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो दफा है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, वो हर तरह से महफूज आसू में, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ पाकिस्तान की जो अवाम है, जो 22 करोड़ अवाम है, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। और किसी भी किस्म की इस तरह के कोई भी वाक़या होता है या हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की, जैसे कि 65 में हिंदुस्तान के दांत खटे किए गए थे, पूरी कौम एक हो गई थी और हिंदुस्तान को अपनी शिकस्त का वो जो जख्म है वो आज भी याद होगा। 99 में जब कारगिल वार हो रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब कोयटा के जलसे में बयान दे रहे हैं कि हमारी फौज कमजोर हो गई थी, हमारे पास वो ताकत नहीं थी, तो इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा या इस तरह से। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वही जाके अयाज सादिक साहब दे रहे हैं। बहरहाल शफरी फराज साहब की तरफ से जो एक बड़ा ही सख्त स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी किस्म की माफी की कोई गुंजाइश नहीं रही है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल जो पीडीएम का इत्तेहाद बना था हुकूमत आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो नून लीग का नारा है, वोट को इज्जत दो का जो नारा नून लीग लगा रही है, आज पूरी कौम को समझ आ गया है। ये वोट को इज्जत, ये वोट की इज्जत नहीं मांग रहे, ये इंडिया को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। अयाज सादी का बयान ने ये साबित कर दिया है कि ये वोट को इज्जत दो की बात नहीं करते, अवाम को इज्जत दो की बात नहीं करते, मुल्क में खुशहाली की इज्जत दो की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। इसलिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट हुई है। मुझे आज तो दिन याद आ रहा है कि जब डॉक्टर ताहिर कादरी ने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और उन्होंने चैलेंज किया इदारों को, अगर वो ये समझे कि मेरे ये बयान झूठ है तो मुझे दावत दें, मेरे पास आए, मैं सबूत देने को तैयार हूं। गद्दार है, इसके ऊपर इंडिया की इन्वेस्टमेंट हुई है। 2013 का जो इलेक्शन था उस पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट हुई थी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट पर ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना था, ये वजीर आजम, और आज 2020 में ये चीज साबित हो गई है कि इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट है, यहूदी लाबी की इन्वेस्टमेंट है। ये तहरीक से इमरान खान को वो यहूदी लाबी कहते हैं या खुद यहूदी लाबी है, ये इंडिया के यार हैं, ये साम्राज्य ताकतों के एम पर काम कर रहे हैं। आज साबित कर दिया कि इंडिया को इज्जत देने की बात करता है ये। और मैं कहता हूँ पूरी कौम को कहता हूँ कि कौम उठे और इन गद्दारों को इस मुल्क से निकाले, वरना ये कौम तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है मुस्तफा साहब। कौम को चाहिए कि ऐसे गद्दारों को मुल्क से बाहर फेंके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी इंतखाबात का बगल बजता है, वही कौम तमाम चीजें जानते हुए फिर वही शेर आया के नारे लगाना, और फिर ये अब देखें जो इनका पीडीएम का सियासी इत्तेहाद बना था, पीपल्स पार्टी इनसे ऐसे ऐसे साइड भी हो रही है। पीपल्स पार्टी एक अपना एक अलग से वो कैंपेन चला रही है। पीपल्स पार्टी बहुत सारी जगहों पे इनको हरी झंडी, लाल झंडी दिखा चुकी है, और जरदारी साहब वो जो भी है वो अपना सियासी तरीके के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपनी सियासी मुहिम चला रहा है। नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद अचकजई जैसे जो गद्दार हैं, जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जो अभी बात कर रहा है जाके बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान से उर्दू जुबान को खत्म किया जाए। अब जो कौमी जुबान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के वफादार कहाँ से हो गए, वो पाकिस्तान के मुहिब वतन कहाँ से हो गए? उमर साहब, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन को मानती है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, यह भी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। पीपल्स पार्टी अदालतों से टकराव नहीं करती, पीपल्स पार्टी अदालतों का भी एहतराम करती है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें आई हैं। पीपल्स पार्टी का भी मैंडेट चुराया गया, मगर उन्होंने कभी इदारों को इस तरह का, इदारों के साथ इस तरह की उन्होंने
उनका रवैया नहीं रहा, वह इदारों का एहतराम करती है। और आप देखें कि कराची में जो जलसा हुआ था, बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को स्पीच करने से मना कर दिया कराची के जलसे में। क्यों मना कर दिया? इसलिए कि वो उनको पता था कि ये अपनी जबान और अपने मुंह में से इदारों के खिलाफ बकवास करता है, ये किसी के अहमा पर मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहा है, ये पता। उन्होंने उसको स्पीच करने नहीं दी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ जो अलायंस है वो एक लिमिट तक है, वो कभी भी इदारों से टकराव में शामिल नहीं होंगे, ना इदारों से टकराव करेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करेंगे, अपने मैंडेट की बात करेंगे, इंतखाबात की बात करेंगे और बैड गवर्नेंस की बात करेंगे। आप उनकी स्पीचेस देख रहे हैं जरदारी बिलावल भुट्टो की, तो वो तहरीक इंसाफ को या तो वो एड्रेस करते हैं या वो उन इदारों को करते हैं। जरूरी नहीं है वो आज पाकिस्तान इदारों से मुराद इलेक्शन कमीशन भी है। आपके जो जो इदारे इस प्रोसेस में शामिल है उनको तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। आप इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है, क्या इलेक्शन कमीशन धांधली नहीं करवाती? इलेक्शन कमीशन में मेन जिम्मेदार तो उसमें हमारी इलेक्शन कमीशन है। और मैं आपसे एक मुतालबा करता हूं अपने उन आला इदारों से भी कि खुदारा ये जो सूरत पैदा हो चुकी है, ये मुल्क में इलेक्शन या मुल्क में हुकूमत के खिलाफ जो भी जो हो रहा है, ये उसके खिलाफ ये मुआशी हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। खुदारा इस चीज से निकाला जाए। और मैं तो आपको कहूंगा पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम फेल हो चुका है। अब पार्लिमानी निजाम के बजाय इन लोगों का कड़ा एहतसाब किया जाए, गद्दारों का भी किया जाए, लुटेरों का भी किया जाए, और जो लोग अवाम को डिलीवर नहीं कर सके उनका भी किया जाए, अवाम के बारे में सोचा जाए। और इस टाइम मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में सदारती निजाम राज कर दिया जाए, मुल्क में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट राज कर दी जाए, ताकि इस मुल्क को बचाया जा सके। इसलिए मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता सदारती निजाम में हुकूमत है। अच्छा मुस्तफा साहब, अभी एक और सवाल की तरफ मैं आऊंगा कि फैजल हसन चौहान ने भी जैसे अभी हालिया इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो खानदान है उनमें फूट पड़ चुकी है। अब्बास नवाज और मरीम सफदर के मामू ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एका कर दिया है। फिर दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, इस पे आपने तजिया भी दिया था कि शहबाज शरीफ साहब खुद चाहते थे कि वो इससे हटें, और उन्होंने खुद साख्ता जो है गिरफ्तारी दी है नैब को। तो इस बारे में आपके पास क्या इतलात हैं? क्योंकि आप ही का तजिया था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मतलब अपनी गिरफ्तारी दी है वो उनकी मर्जी से गिरफ्तारी हुई है, वो जो पीडीएम के जो मामलात हैं वो उससे दूर रहना चाहते थे, वो उसके साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी है, नैब के आगे अपने आप को सरेंडर किया है। वो उनके इस किस्म के इकदाम में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनको नजर आ गया था शहबाज शरीफ साहब को कि इस टाइम जो खेल खेला जा रहा है वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। लिहाजा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब अपने भाई की गारंटी भी हाईकोर्ट में दे चुके थे। इस टाइम शहबाज शरीफ मेन जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे, क्योंकि उनकी गारंटी, उनकी जमानत पे नवाज शरीफ साहब को बयान भेजा गया। नवाज शरीफ साहब वापस आना तो दूर की बात है, वो मुल्क के इदारों के साथ टकराव उन्होंने शुरू कर दिया और वो इस टाइम किसी और की जुबान बोलना शुरू हो गए। तो शहबाज शरीफ समझ गए थे कि मेरे भाई ने मेरे साथ भी धोखा कर दिया। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इनकी इस खेल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना बेहतर समझा। ये शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी खुद दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। अभी मजीद एक बात कहता चलूं उमर साहब, आपको एक और बात कहता चलूं, मैं अपने जो इदारे हैं खास तौर पर मैं अपने उन इदारों को और अपने उन आला उनको इदारों को मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खुदारा आप ये देख लें, उवैस नूरानी साहब का आपने बयान देखा बलूचिस्तान में, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत बनाया जाए। मुझे बताएं ये किसको खुश करने के लिए कहा गया? ये भी आप माशाल्लाह, आप भी एक तजियाकार और बहुत अच्छे आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं ये किसको खुश करने के लिए कहा गया? मीडिया में की कब्र में जो है वो तड़प रही होगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान के दस्तूर के आईने दस्तूर में उनके दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने दस्तूर बनाया 73 के आईन में जुल्फिकार भुट्टो शहीद के साथ, आज उनके साथ दादा पाकिस्तान को तकसीम करने की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को खुद मुख्तार रियासत बनाए। इसका मतलब है वो भी इंडिया के जुबान बोल रहे हैं। अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब कराची के जलसे में आप उनकी स्पीच सुने, वो कहते हैं कि उर्दू को कौमी जुबान नहीं होनी चाहिए, उर्दू कौमी जुबान नहीं होनी चाहिए। ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? मुझे बताएं
उर्दू को कौमी सरकारी जबान आइन ने डिक्लेयर किया है, वो आइन शिकनी कर रहे हैं, वो भी गद्दारी। ये तो बहरा साइंस गद्दारी है, गद्दारी है। पाकिस्तान में जो आइन शिकनी करता है वही तो गद्दार है, और कौन गद्दार है? बिल्कुल, आवाम गद्दारी है। गद्दार है। हम बता रहे क्या एक अमाम चोरी करने वाला, एक डकैती करने वाला, एक मोबाइल चोरी करने वाला, एक भूख के लिए अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिलाने के लिए चोरी करने वाला क्या मुल्क का गद्दार है? कि ये लोग मुल्क के गद्दार है? गरीब तो भूखा रह के भी मुल्क का वफादार है, गरीब तो बेचारा रात को भूखा सोता है तब भी मुल्क का वफादार है। मुल्क में आफत आती है तो वो हुकूमत के साथ खड़ी होती है। मुल्क में किसी किस्म के मसाइल आते हैं, कोई आफत आती है, आसमानी आफत आए, जमीनी आए, कौम तो अपनी फौज के साथ भी खड़ी है, कुरान के साथ भी खड़ी है। मुझे बताएं, कौम ने तो वफा किया, कौम ने तो हक अदा कर दिया। गद्दार तो ये लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए भी कमाए, मुल्क का सौदा भी किया और बैरून दुनिया में इन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर बनाए। अवाम तो अभी भी सब्र कर रही है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जब वक्त आया कुर्बानी देने का, इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के पीछे 22 करोड़ अवाम खड़ी है इंशाअल्लाह ताला। और खंजीर आदमी के बयान की कोई अहमियत नहीं है। जब 22 करोड़ अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान पे एतमाद है और अफवाज पाकिस्तान साथ खड़ी है, तो ऐसे खंजीरों की और ऐसे बगैरतों और गद्दारों की, ऐसे जो बगैरतों की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब मुस्तफा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जो पीडीएम के जो इत्तेहाद है उनका दावा है कि हुकूमत जो है वो जनवरी से पहले चली जाएगी। दूसरी तरफ शायद हकान अब्बासी और जो नून लीग के बहुत सारे ऐसे जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से मुज़ाकरात का भी एक ऑप्शन सामने रखा गया है। अब क्या लगता है आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात से इनकार किए जा रहे हैं, जो सरबराह बनाए हुए उन्होंने सदर बनाए हुए हैं पीडीएम इत्तेहाद के, और नून लीग जिसने ये सारा एक सिस्टम आगे लेके चला और नवाज शरीफ को एनआरओ या जो भी जिस मकसद के लिए भी इन्होंने ये सब किया, अब जो हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, शायद हकान अब्बासी साहब कि हमें जाना चाहिए, ये नहीं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हमारे ऑप्शन में शामिल है। दूसरी तरफ मौलाना साहब मान ही नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब किस चक्कर में लगे हुए हैं? और जो नून लीग है अभी पहले कुछ और कह रही थी, अभी तो उसका बयान ही बदल गया। उमर साहब अब बात आगे निकल गई है, अब मुज़ाकरात से बात बहुत आगे जा चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि दरिया के उस पार खड़े होकर गाली देने वाले और मुंह पे झूठ बोलने वाले आदमी का आप कोई बिगाड़ नहीं सकते। नवाज शरीफ इस वक्त समुद्र पार बैठा है, समुद्र पार बैठ के इदारों को वो गालियां दे रहा है और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बातें कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान थे, जो अपने लीडरान थे, उनको फंसा दिया। उनकी जबान ये बोल बोल के आज ये गद्दार डिक्लेयर हो गए। मैं तो कहता हूं कि बजाय मुज़ाकरात के इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए। मुज़ाकरात की बात अब खत्म हो चुकी। मुज़ाकरात तो उस टाइम तक था जब तो मुज़ाकरात की बात थी, अब तो मुज़ाकरात की बात नहीं रही। अब तो बात आ गई मुल्क की सालमियत की। मुल्क की सालमियत में अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाए तो ये तो फिर मैं कहता हूं कि हमारी हुकूमतों की बहुत बड़ी इसमें नाकामी या कमजोरी होगी। कैसे लोगों को अगर आप इसी तरह छोड़ दें, आप इक़्तिदार तो मत देखें, हुकूमतों को आने जाने वाली चीज है। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क है तो आवाम भी है, मुल्क है तो सलामती है, ख्वाजा पाकिस्तान है तो हम भी हैं। मुल्क की सलामती को देखें, इक़्तिदार को खुदा के लिए मत देखें। इस टाइम मुज़ाकरात नहीं चाहिए, इस टाइम गद्दारों का एहतसाब चाहिए। गद्दारों का एहतसाब, ये बड़ी खूबसूरत बात की है मुस्तफा साहब। ये जो इनके आगे जलसे आ रहे हैं, अभी पेशावर के जलसे में सिक्योरिटी थ्रेट आ गया इनको कि जो अभी हाल ही में मदरसे में धमाका हुआ है, वहां पे 14-15 बच्चे शहीद किए गए हैं, मुसादात जख्मी हुए हैं। आर्मी चीफ ने भी वहां पे दौरा किया, लीडिंग हॉस्पिटल में जाके मरीजों की इयादत भी की। तो इस तमाम चीज को देखते हुए जब पेशावर का जो जलसा होना था, मौलाना फजलुर रहमान को उस जलसे से बड़ी तवक्कुआत थी कि वो जहाँ पे तहरीक इंसाफ मुसलसल 10 साल से हुकूमत पे चल रही है, तो वहां पे मौलाना साहब अपना एक पावर शो करना चाह रहे थे। लेकिन अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना वायरस की जो बढ़ती हुई लहर है, इसके पेश नजर मेरे ख्याल में ये आगे जो आने वाले जलसे हैं, मेरे ख्याल में ये इनकी इजाजत शायद ना दी जाए, जो कोरोना वायरस, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। देखें आप, इस्लामाबाद सील हो चुका है, बहुत सारी जगह है वहां पे सील हो चुकी है, 144 नाफज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो जलसे होंगे, जब अवाम इकट्ठी होगी एक दूसरे के साथ, तो वहां पे तो कितनी बड़ी आवाज है, कितनी तेजी से फैलने की वो होगी। तो इस पे तो मैं आपको याद होगा जब बलूचिस्तान के जलसे से पहले शेख रशीद साहब जो वजीर रेलवे हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि दहशतगर्दी का खतरा भी है, कोरोना वायरस का भी खतरा है।
देखें दहशतगर्दी भी हुई और कोरोना वायरस भी आ गया। मैं शेख रशीद साहब के पास ऐसी कौन सी अलादीन का चिराग है कि उनको पहले मालूम हो जाता है कि दहशतगर्दी भी होगी और कोरोना भी होगा, बाकी कोरोना भी आ गया, दहशतगर्दी भी हो गई। अब यहाँ बात रही है मौलाना फजल रहमान की, इससे पहले भी यही हुआ है। जब इमरान खान तहरीक चला रहे थे अपनी इलेक्शन से पहले, तो उस टाइम भी नून लीग की गवर्नमेंट भी यही पेशन गोइयां करती थी कि दहशतगर्दी का खतरा है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। ये एक सियासी दाव पेच होते हैं, मगर ये शेख रशीद साहब जो हैं उनकी तो मतलब पेशन कोई दुरुस्त साबित हो गई। अब शेख रशीद साहब से पूछे जाइए उनके पैसे कौन सी गिजर सिंगी है जिसकी वजह से उनके जो भी होते हैं उनके इशारे वो दुरुस्त साबित हो जाते हैं, उनकी पेशन कोई सही हो जाती है। और शेख रशीद साहब से रिक्वेस्ट करें खुदा नवाज शरीफ साहब के लिए भी कोई ऐसा तरीका सोचे ताकि इन लोगों को भी उनके इस मुआवजात से काबू किया जा सके। अब बात मौलाना फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उमर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब केपीके की हुकूमत चाहते हैं, बस मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं केपीके में मेरी हुकूमत हो जाए। आज केपीके की हुकूमत आप मौलाना फजल रहमान को दे दें तो वो नवाज शरीफ को गालियां भी देंगे, नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन भी कहेंगे और इस टाइम हुकूमत के ताबी भी बन जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना रेट बढ़ा दिया, बस फर्क कितना है, अब वो सिर्फ केपीके में नहीं है, अब वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और केपीके की गवर्नमेंट दोनों के जो है इस टाइम वो हुकूमत के साथ उनका मुतालबा कि दोनों हुकूमतें मुझे दे दीजिए, बस बात इतनी सी है। इनका सौदा यहीं पे खत्म हो जाता है। उमर साहब बिल्कुल। अच्छा, अभी शेख रशीद साहब की बात की थी, तो शेख रशीद साहब ने आखिर में चलते चलते बात करते चले कि शेख रशीद साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि जो अयाज सादक ने बयान दिया है तो वो उससे मुल्क के हालात बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत खतरनाक सूरत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मार्शल्ला नहीं लगेगा। जो चाहती है अपोजिशन के मार्शल्ला वाले हालात पैदा हो जाएं, फिर हम उस पर वो करें या जो भी, बहरहाल मार्शल्ला नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने कहा कि अयाज सादक को 2-3 साल से मैंने बोलते हुए नहीं सुना, अभी उन्होंने जब बयान दिया, ये नवाज शरीफ के आशीर्वाद के बगैर वो ऐसा बयान दे ही नहीं सकते। तो शेख साहब क्योंकि खुद भी एक बहुत पुराने मंजे हुए सियासत के खिलाड़ी हैं, वो पेशगोइयां करते रहते हैं और उनकी बहुत सारी पेशगोइयां सच भी साबित हुई हैं। जैसे पीर बगाड़ा साहब पेशगोई किया करते थे सियासत के, अभी वो पीर बगाड़ा साहब की जगह जो शेख रशीद साहब ने ले ली है। पीर बगाड़ा जी, सियासत के पीर बगाड़ा शेख रशीद साहब है, आज की सियासत के पीर बगाड़ा शेख रशीद साहब है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया और माशाल्लाह आप हमेशा करते रहें, प्रोग्रामात करते रहें आप। इससे पहले भी हमारे साथ तजज़िये पेश करते रहे और माशाल्लाह आपके तजज़िये बड़े जानदार होते हैं। और आने वाले मतलब जो दिन आ रहे हैं, जो आपका तजज़िया होता है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें सच साबित हो रही हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करेंगे, फिर इस पे मज़ीद एक प्रोग्राम के साथ आपके साथ भी हाज़िर होंगे और मज़ीद हम चाहेंगे कि हम मज़ीद कुछ मेहमानों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो मुस्तफा साहब, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ये इस वक्त जो मुल्क की बयानियाँ चल रहा है, जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, जो नून लीग या अपोजिशन की जमातें जो स्टेटमेंट दे रही हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं उसके हक में नहीं है, किसी भी तरीके से वो अगेंस्ट जा रही हैं, वो एकदम अगेंस्ट जा रही हैं मुल्क के जो हमारा दफा है, मुल्क की दफा के अगेंस्ट। कि एक तरफ आप कह रहे हो कि पाकिस्तान फौज की एक टांगे कांप रही थी या फिर वजीर खारजा की टांगे कांप रही थी, तो ये नरेंद्र मोदी को खुश करने के बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तरफ अभिनंदन को गिराया गया, यहाँ पे उसको चपेड़े मारी गई, यहाँ पे फिर उसको चाय पिलाई गई, चाय पिला के फिर उसको छोड़ा गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सीनियर पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी। मतलब कि जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, उसके अगेंस्ट जाके अपनी हुकूमत को कमजोर करना, अपनी पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना, ये मेरे ख्याल में भारत का ही बयानी है। और इस तरह के बयानिए देने वालों को के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज होने चाहिए, फिर और उन्हें मतलब बदल करना चाहिए, उनको गद्दारी के मुकदमात उन पर दर्ज होने चाहिए। और ऐसे गद्दारों का पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे गद्दारों की उनको मतलब बदर कर देना चाहिए, जो बार बार भारत को खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को नाकाम कर रहे हैं कि एक जो जसारत वो दिखा रहे हैं, तो कम से कम ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद उमर गजनवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।